हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं एवरी डे प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। एंड वी होप दैट हमारी ये जो सीरीज है आपको करंट अफेयर रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, क्विज सेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है विच यू कैन गो थ्रू इन आवर वेबसाइट। सो प्लीज स्टूडेंट अवेल द अपॉर्चुनिटी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आपका है, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021? ऑप्शन ए फर्स्ट, बी फिफ्थ, सी थर्ड, डी सेकंड। प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ हमारे सेशन के साथ आप जुड़े ताकि बहुत सी जानकारियां जो आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई में मदद करेंगी, वी कैन डिस्कस दैट इन दिस क्विज सेशन। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? प्लीज आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश रिसेंटली अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जो है उसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें मध्य प्रदेश स्पॉटेड द टॉप स्लॉट। पहला रैंक जो है वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है, दूसरा नंबर जो है ओडिशा का है और तीसरा नंबर जो है हिमाचल प्रदेश का इस लिस्ट में आया है। ऑलराइट, सो मध्य प्रदेश का जो स्कोर है इसमें 64.1 है, जबकि ओडिशा का 59.3 स्कोर और हिमाचल का जो स्कोर है वो है 57.1। ऑलराइट, सो ये तीन स्टेट का डाटा है। अब एनीमिया की बात करें, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, स्पेशली महिलाओं के कंटेक्स्ट में। और भारत में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तकरीबन 10 में से 7 महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिक हैं, जो अनीमिया से ग्रसित हैं। अनीमिया का सिंपल सा मतलब होता है खून की कमी होना, ठीक है, एंड दो रीजंस की वजह, दो कारणों की वजह से होती है। अगर आप में आयरन और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी है बॉडी में, सो आप एनीमिक होंगे। ज्यादातर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें एनीमिया की शिकायत ज्यादा देखी गई है, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी हर महिलाओं के, विमेन के हर एज ग्रुप में, चाहे हम बात करें 16 एज तक की उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी बात करें, या 30 या मोर देन फर्दर हम लेडीज की बात करें, तो सभी एज ग्रुप में जो है हमें महिलाओं में अनीमिया के जो पेशेंट्स है वो देखने को मिला है। ऑलराइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप योर हेल्थ वेल। तो लगातार इसकी तरफ सरकार की तरफ से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और जो डाटा है वो हमेशा हमें मदद करता है इस बात को समझने के लिए कि भाई हाउ लॉन्ग वी नीड टू गो सो फार, कितना दूर हमें अभी बाकी जाना है। ऑलराइट, सो इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो रिपोर्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एमओयू फॉर डोमेस्टिक वर्कर रिक्रूटमेंट विद। अभी ये भी खबरों में रहा है रिसेंटली। प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए कतर, बी कुवैत, सी यूएई, डी सऊदी अरेबिया। क्या सही जवाब होगा? प्लीज आंसर करें कमेंट बॉक्स में, और लगातार हमारे सेशन के साथ जुड़े स्टूडेंट्स एवरी डे। सो बी इज द राइट आंसर, कुवैत जो है आपका सही जवाब है। ठीक है, सो रिसेंटली जो है इंडिया ने एमओयू साइन किया है कुवैत के साथ। ठीक है, कुवैत के साथ एमओयू साइन किया है। जनरली देखा गया है कि जो गल्फ नेशंस हैं, हर साल बहुत से जो इंडियंस हैं वर्कर्स के तौर पर गल्फ नेशंस में काम करने जाते हैं, प्राइमरली इन सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत। ठीक है, इन रीजन में आसानी से काम उन्हें मिल जाता है, अच्छा पैसा हर कोई कमाना चाहता है। जो वर्किंग क्लास ज्यादातर देखी गई है यहाँ पर गल्फ नेशंस में काम करती है, और कुछ समय से ये लगातार शिकायतें आ रही थी कि भाई उनके वहां पर जो है ह्यूमन राइट्स, कह लीजिए ह्यूमन राइट्स या लीगल जो राइट है, स्पेसिफिकली लीगल राइट्स का कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं है, या कोई लॉ ऐसा स्पेसिफिक बना ही नहीं है। ऑलराइट, एंड नंबर ऑफ टाइम इट हैज बीन सीन दैट कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सुनने में आ जाते हैं, इनह्यूमन एक्टिविटीज जो है सुनने में आती हैं फ्रॉम दीज नेशंस। ऑलराइट, तो ये बड़ा जरूरी था कि इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन हो। सो अब बेसिकली जब ये एमओयू साइन हुआ है भारत और कुवैत के बीच, तो इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लीगल प्रोटेक्शन जो है
यहां भारतीय काम करेंगे गल्फ नेशंस में, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी। ऑलराइट, दूसरा, इट आल्सो इंश्योर द ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स दोज आर वर्किंग इन दिस रीजन। सो दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर मेंशन्ड or took place in this MOU between both the nations. चलो नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया हैज रिसेंटली साइन MOU फॉर डोमेस्टिक, सॉरी ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट, द अटलांटिक चार्टर। द अटलांटिक चार्टर वाज ओरिजिनली साइंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन, कब साइन हुआ था अटलांटिक चार्टर? प्लीज आंसर स्टूडेंट। ऑप्शन ए 39, बी 40, 1941, 1942। ये तो बड़ा हिस्टोरिकल एक चार्टर है। प्लीज आंसर, और ये भी आंसर करें साथ में कमेंट बॉक्स में किन देशों के बीच में ये हुआ था और अभी क्यों खबरों में है, उस पर हम बात करेंगे। सो बेसिकली सी इज द राइट आंसर। ओके, 1941 में ये आपका अटलांटिक चार्टर हुआ था। दो इंपॉर्टेंट देशों के बीच में, कौन कौन थे? अमेरिका एंड यूके और इंग्लैंड। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे और यहाँ के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री उस टाइम पर थे आपके चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। उनके बीच ये समझौता हुआ था। इट वाज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड बोथ द नेशंस इस चार्टर में ये डिसाइड कर रहे थे कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे क्या फर्दर गोल्स होंगे। स्पेसिफिकली जो देश जिनको वो हरा रहे हैं, एक्सेस पावर्स थी, ठीक है, उनके खिलाफ किस प्रकार का कार्रवाई करनी चाहिए, या और जो गोल सेटअप है उसके बारे में इसमें विस्तार पूर्वक से चर्चा की गई थी। नाउ व्हाई इट वाज इन न्यूज अगेन? सो रिसेंटली अभी G7 का समिट हुआ है आपके, जो सबसे पावरफुल एलीट नेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड के, उनके बीच। और इसी दौरान यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन और जो बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके बीच ये न्यू अटलांटिक चार्टर जो है वो साइन किया गया। ऑलराइट, अब इसमें प्राइमरली किन बातों पर फोकस किया गया है उस पर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो ये है कि कलेक्टिव, जो टू मेंटेन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरनेशनल पीस, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि दीज आर द बिग पावर्स और कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस कंटेक्स्ट में। दूसरा क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न जो अलाइन नेशंस हैं टू रीडिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्टर्न अलायंस, जो कि कहीं ना कहीं हमें झलक दिखाती है 1941 के चार्टर एक्ट की। ऑलराइट, तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट गोल है कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति और क्लाइमेट चेंज के प्रति हम क्या कर सकते हैं, और बेटर हम क्या अपनी कमिटमेंट्स दे सकते हैं, या किस प्रकार की टू सेफगार्ड द इन्वायरमेंट और सिक्योर द हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन पर कैसे रोकथाम की जा सकती है। तो इन कुछ प्राइमरी इश्यूज पे बात की गई है इस न्यू अटलांटिक चार्टर के तहत। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप सीट फॉर नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, बात हो रही है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो प्लीज आंसर स्टूडेंट। ऑप्शन ए कोंगो, बी अल्बेनिया, सी बुल्गारिया, डी मोल्डोवा। प्लीज जुड़े हमारे साथ इस हमारे सेशन में हर रोज, ताकि हम और आप मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर सकें जो आपकी परीक्षा में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ऑलराइट, तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? देखिए, अब ये वो सवाल है जिसमें कई बार आपको पता भी नहीं है ना, तो अगर आपने यू गॉट एन आइडिया अबाउट ज्योग्राफी और मैप, आपको अच्छा कमांड है, तो यू कैन आंसर एटलीस्ट। आपको पता होना चाहिए कि कोंगो जो है वो कहां का देश है। कोंगो इज नॉट अफ्रीकन देश है बेसिकली, ठीक है। अल्बेनिया कहां का है, बुल्गारिया कहां का है, मोल्डोवा का है। अगर आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन इनकी पता है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो अभी ईस्टर्न यूरोप रीजन की बात हो रही है, ठीक है। सो ईस्टर्न यूरोप में आपका आता है अल्बेनिया। सो अल्बेनिया इज द राइट आंसर। सो यूएनएससी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इन विच 5 आर परमानेंट, P5 मेंबर्स भी नहीं कहा जाता है, और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब ये जो 10 हैं, इनमें से नए 5 जो हैं चूज किए गए हैं, दोज रिप्रेजेंट द डिफरेंट रीजन्स। ऑलराइट, उस पर भी आएंगे करंट के कंटेक्स्ट में।
अब ये 5 जो हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे स्टूडेंट, ये परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से, इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत वास्ट है, तो मैं इस पे बहुत डेप्थ में नहीं बात करूंगा। कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल पावर विच कैन हेल्प लॉट, स्पेशली जब वोट होता है, टाई होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे 5 मेंबर्स हैं तो जनरली डिसीजन कैसे लिएगा, 3 एक तरफ वोट डाल रहे हैं, 2 एक तरफ डाल दो, 3 जहां डाल रहे हैं वोट, वो पार्टी जीत जाएगी। लेकिन वीटो पावर का ये होता है कि एवरीवन हैज टू बी एग्री ऑन पर्टिकुलर इशू। अगर एक भी मेंबर ने अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया तो उस इशू को जो है खारिज कर दिया जाता है। ऑलराइट, हाँ जी, सो चलिए, हाँ, तो 5 आपके जो है, 3 आपके वेस्टर्न नेशंस हैं जिसमें आपके आते हैं रशिया, सॉरी यूएस, यूके एंड फ्रांस, चौथा आपका रशिया है, 5वां चाइना है। ठीक है, इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है यूएनएससी की मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन अभी तक भारत को यूएनएससी की मेंबरशिप नहीं मिली। हालांकि नॉन परमानेंट मेंबर्स में भारत पहले भी आ चुका है। ऑलराइट, सो अभी ये जो 5 देश आए हैं करंट में, उनके नाम भी जान लीजिए, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट रीजन्स। अल्बेनिया, ब्राजील, गबन, घाना, ठीक है, यूएई, दीज आर द नेशंस जो डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स का चुनाव होता है तो उनको 2 साल के लिए सीट दी जाती है। ऑलराइट, और ये बड़ा सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है। ठीक है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है, और ऐसा नहीं है कि ओपनली वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम के तहत ही वोटिंग जो है की जाती है। और ये वोटिंग जिस भी सीट के मेंबर को बाय 2/3 मेजॉरिटी यूएनजीए में वोटिंग मिलती है, वोट मिलते हैं, उसकी जो सिलेक्शन है या उसका नंबर जो है वो पड़ जाता है। बट इस टाइम जो ये 5 देश चुने गए हैं, ये अनअपोज्ड चूज किए गए, क्योंकि इन डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरा कि इनका और कोई कंपटीटर था ही नहीं इनके रीजन में। ऑलराइट, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट दिस न्यूज। तो ये सवाल जो है ना, करंट पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यूएनएससी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में भी, संदर्भ में भी ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इंडियाज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हैज बीन रिसेंटली लॉडेड बाय, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, UNDP, United Nations Development Program, International Monetary Fund, United Nations Environment Program. So what shall be the right answer, students? क्या सही जवाब है? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस सेशन के साथ जुड़े आप। What shall be the right answer? B is the right answer. United Nation Development Program. ठीक है, जो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का बना है। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उसने एक नई प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ऑलराइट, जिसे अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है। जनरली ये प्रोग्राम उन रीजन्स में लागू किया जाता है जहां पर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अमंग रीजन्स। ठीक है, अब डिस्पैरिटी बहुत कारणों की वजह से हो सकती है। अब भारत के कंटेक्स्ट में बात करें, जैसे बहुत सी यहां डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं जिनका पॉलिटिकल क्लैशेस की वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो कीपिंग इन माइंड दिस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली जो रिमोट एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका हेल्थ, न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली उन्हें मिले या नहीं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो सकता है, इस प्रकार की जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपका, रायमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबरों में रही है न्यूज। ऑप्शन ए है आपका असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मिजोरम। प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का आपके? हाँ जी, ए इज द राइट आंसर, असम। ठीक है, रायमोना जो नेशनल पार्क है ये आपके असम में आता है। अभी रिसेंटली खबरों में रहा, 2 नए नेशनल पार्क जो असम के हैं उन्हें नोटिफाई किया गया है।
बहुत लंबे टाइम से, पिछले साल भी जैसे दिहिंग पटकाई की बात हो रही थी या रायमोना, दोनों ही नेशनल पार्क को नोटिफाई करने की बात हो रही थी, बट हुए नहीं। और ये भी था कि शायद इनमें से एक ही होगा, ये भी कंपटीशन था कि शायद इनमें से कौन होता है। सो ये जो रीजन है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है आपके असम का, और इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अमेजन ऑफ द ईस्ट, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। अमेजन ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है? रेन फॉरेस्ट ये रीजन है सारा, और डेंस है बहुत ज्यादा, बारिश भी काफी होती है इस रीजन में। अब थोड़ा सा बात करेंगे पहले दिहिंग पटकाई की। सो दिहिंग इज बेसिकली अ नेम ऑफ रिवर, ठीक है, और इसके किनारे पे, इसके मुहाने पे ये नेशनल पार्क है आपका। इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस रीजन, जो ये सारा ही आपका रायमोना और दिहिंग पटकाई रीजन है, यहां पर हाथी बहुत होते हैं, एलिफेंट्स बहुत होते हैं। जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है उसके तहत दिहिंग पटकाई रीजन को रखा गया है। ऑलराइट, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है यहां से, वो ये है कि अभी असम के जो नेशनल पार्क असम में हो चुके हैं वो हो चुके हैं 7। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है इंडिया में, 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, 9 नेशनल पार्क के अंडमान निकोबार। ऑलराइट, और 7 जो है, तीसरा नंबर आता है असम का। तो ये सवाल जो है आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज टू %% इन 2021। एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फार्म की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्म है। सो ऑप्शन ए 48%, बी 49%, सी 50%, डी 51%। व्हाट शैल बी द राइट आंसर स्टूडेंट? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है आपने, ठीक है, कोई 10 आधा पौना घंटा आप दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई एक्सक्यूज रहे इस कंटेक्स्ट में। यू कैन रीड एवरीडे करंट अफेयर्स। 51% जो है आपका सही जवाब है। तो रिसेंटली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी ग्रोथ में 51% तक की जो है हाइक देखा गया है। अब इसके बहुत से कारण हैं, स्पेशली ये बहुत रिलीफ की भी बात है। एक तरफ जहां हमारा देश कोविड की समस्या से जूझ रहा है, एवरीवन इज समवेयर फेसिंग द प्रॉब्लम, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल इंटरेक्शन की बात कीजिए, हर हेल्थ तो है ही, तो हर प्रकार से कह सकते हैं कोविड की वजह से हमारी जो जिंदगी है सफर कर रही है। इस बीच ऑर्गेनिक फार्मिंग में के एक्सपोर्ट में हाइक होना एक अच्छी खबर तो है ही, साथ ही साथ लोगों का जो झुकाव है, ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग, टुवर्ड्स द नेचर, वो भी डे बाय डे बढ़ रहा है। ऑलराइट, सो इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल, तो 17% जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें देखने को मिला है। और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो 39% जो है हाइक हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्शन में देखने। ऑलराइट, सो ये दोनों ही जो फैक्ट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं पर्टेनिंग टू दिस न्यूज। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, सो बहुत से जैसे आपकी ऑयल सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, या सीरियल्स हैं, ठीक है, या बहुत से और जो आपके वेजिटेशन हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, या मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये तमाम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंटेक्स्ट में आते हैं, अंडर आते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट टुडेज सेशन एंड वी होप दैट कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। कुछ न्यूज़ेस जो आपने पढ़ी होंगी, हो सकता है कुछ सवालों में आपको समस्या आ रही हो, माइट नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, सो होप कि हमारा ये सेशन आपकी मदद कर सके। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा हम अपने कोर्सेज के बारे में जानेंगे, और आपसे ये मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम के साथ, चैनल के साथ जरूर जुड़े, ठीक है, ताकि आपको डेली की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है पर्टेनिंग टू चैनल, पर्टेनिंग टू आवर इंस्टीट्यूट, वो आपको अपडेशन प्रॉपर्ली मिल सके। ऑलराइट, थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। उन विद्यार्थियों के कंटेक्स्ट में ये पहला कोर्स हमारा है जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी कर चुके हैं, लेकिन मेंस कैसे किया जाए, मेंस की प्रिपरेशन कैसे हो, ठीक है,
उसमें अभी उनका जो दिमाग है दुविधा में है, तो उनके लिए हमारा ये बहुत ही सुटेबल कोर्स है विच इंक्लूड 140+ लेक्चर्स फ्रॉम पेपर 1 to 3। इसके अलावा 1600 से भी ज्यादा पेजेस के हमारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपके इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ऑलराइट, एंड इट जस्ट कोस्ट 8500 रुपीज। नेक्स्ट हमारा जो है ये 21 जून से हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू हो रहा है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है प्राइमरली जो अपनी प्रिपरेशन को जस्ट अभी शुरू किए हैं और जस्ट थिंकिंग अबाउट टू अपीयर इन HPS एग्जाम। ऑलराइट, सो उनके लिए हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स 21 जून से शुरू हो रहा है। इट इंक्लूड्स 200+ GS लेक्चर्स, 75 लेक्चर्स ऑफ CSET, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो 3000 से भी ज्यादा पेजेस के हैं। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों इसमें इंक्लूड रहेगी। करंट अफेयर्स आपको मैगजीन्स जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएगी। डेली करंट अफेयर्स आप हमारी वेबसाइट में भी जाके पढ़ सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज भी होंगे अगर आप अपना मेंस क्वालिफाई करते हैं। साथ ही साथ वीकली लाइव डाउट सेशंस भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कराए जाए। हमारा ये जो कोर्स है इसकी जो कीमत है वो है मात्र 22,500 रुपए। ऑलराइट, सो अवेल द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स एंड अपने ड्रीम्स को पूरा करें। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर ड्रीम्स। सो चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।